हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। हम क्या कर रहे हैं? असेसमेंट एंड ऑडिट का रिवीजन करेंगे। ठीक है, हम क्या कर रहे थे? रिवीजन कर रहे थे समरी बुक डाउनलोड कर लो। www.icleak.com में फ्री डाउनलोड्स में अवेलेबल है बेटा। अब यहाँ पे असेसमेंट एंड ऑडिट का बड़ा क्विकली रिवीजन करेंगे भाई। असेसमेंट क्या होता है? सबसे पहले हमने सेल्फ असेसमेंट देखा था क्या? ठीक है, सेल्फ असेसमेंट में क्या करते हैं? हम खुद असेस करते हैं अपनी टैक्स लायबिलिटी। हर महीने करते हैं, टैक्स पे करना रहता है तो हम खुद सेल्फ असेस करते हैं कि भाई इतना इतना टैक्स लायबिलिटी आ रहा है। सेल्फ असेसमेंट जो हम खुद असेस करते हैं क्या होता है? सेल्फ असेसमेंट होता है। परंतु अब हमको नहीं समझ में आ रही क्या वैल्यू या रेट ऑफ टैक्स की वैल्यू क्या लेनी चाहिए, टैक्स क्या लेना चाहिए, तो हम क्या करवाएंगे? प्रोविजनल असेसमेंट करवाएंगे। प्रोविजनल असेसमेंट किससे? ऑफिसर को बोलेंगे भाई प्रोविजनल असेसमेंट करके दो। उसके लिए क्या करेंगे? एप्लीकेशन देंगे अलोंग विद डॉक्यूमेंट्स। ऑफिसर को एप्लीकेशन देंगे और बोलेंगे आप प्लीज प्रोविजनल असेसमेंट कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे ऑफिसर क्या करेगा? उसको जो इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपसे जो मंगवानी है, डॉक्यूमेंट्स मंगवाना है, वो सब मंगवाएगा। और क्या करेगा? ऑर्डर इशू करेगा। ऑर्डर में क्या रहेगा कि क्या वैल्यू ले लो या क्या रेट ले लो, जिसके बेसिस पे वो असेसमेंट कर रहा है आपका यहाँ पे और आपको अलाउ कर रहा है भाई टैक्स आप कैसे पे कर दो, प्रोविजनल बेसिस पे पे कर दो। और बताएगा कि बॉन्ड कितने का एग्जीक्यूट करना है या सिक्योरिटी कितने की फर्निश करनी, बॉन्ड कितने का एग्जीक्यूट करना है या सिक्योरिटी कितने की फर्निश करनी। ठीक है, डिटेल में देखेंगे आगे। प्रोविजन बहुत क्विकली देख रहे हैं पहले। अब ऑफिसर यहाँ डिपार्टमेंट आपके अगेंस्ट यहाँ पे कौन कौन से टाइप ऑफ असेसमेंट कर सकता है? कौन कौन से टाइप ऑफ असेसमेंट करेगा? सबसे पहले स्क्रूटिनी असेसमेंट होता है। सबका नहीं होता। क्या होता है कि भाई कुछ लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, यहाँ पे सिलेक्टिव बेसिस पे देखा जाता है कि भाई इतने लोगों का क्या किया जाए, स्क्रूटनी असेसमेंट किया जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 लाख लोगों ने रिटर्न यहाँ पे फर्निश किया, तो निकालेगी डिपार्टमेंट क्या, इनमें से 5% लोगों को सिलेक्ट करेंगे कोई क्राइटेरिया के बेसिस पे। इनका क्या करेंगे? स्क्रूटनी असेसमेंट करेंगे। स्क्रूटनी असेसमेंट करेंगे। ये तीनों भी बेटा आगे डिटेल में पॉइंट्स दिए तब देखेंगे। क्या स्क्रूटनी असेसमेंट किसका होता है? टू मेक एन असेसमेंट ऑन सिलेक्टिव बेसिस ऑफ टैक्सेबल पर्सन। सबका नहीं होता, सिलेक्टिव बेसिस पे होता है। जिन्होंने रिटर्न फाइल किया उनके रिटर्न्स में से कुछ सिलेक्टेड रिटर्न्स उठाएंगे, किसके लिए? स्क्रूटनी असेसमेंट के लिए। नेक्स्ट है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट किसका होगा भाई? या तो नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न का होगा कि आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, रजिस्टर्ड पर्सन हो जीएसटी में बट रिटर्न फाइल नहीं किया। ठीक है, हो सकता है आप मंथली रिटर्न फाइलर हो, क्वार्टरली रिटर्न फाइलर हो, या फाइनल रिटर्न आपको फाइल करना था बट आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है पर रिटर्न फाइल नहीं किया, तो उसका क्या करा जाएगा? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होगा। असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न देखेंगे डिटेल में अभी प्रोविजन। और सेकेंडली, आप अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, आपकी लाइबिलिटी है पे टैक्स करने की, आपको रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए था, आपने रजिस्ट्रेशन ही नहीं लिया, आप अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, तो भी क्या ऑफिसर आपका असेसमेंट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। असेसमेंट हो सकता है अनरजिस्टर्ड पर्सन का भी, अनरजिस्टर्ड का हो सकता है। सो नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न का भी असेसमेंट हो सकता है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। और किसका हो सकता है यहाँ पे? अनरजिस्टर्ड पर्सन का भी हो सकता है। देखेंगे डिटेल प्रोविजन। नेक्स्ट इज समरी असेसमेंट। ऑफिसर को लगा कि भाई आपकी टैक्स पे करने की लाइबिलिटी तो है, पहली बात, दूसरी बात पर डिले कर दिया अगर यहाँ असेसमेंट ऑर्डर पास करने में, तो क्या हो जाएगी भाई? यहाँ पे इट में एडवर्सली अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। हो सकता है आप भागने वाले हो देश छोड़ के, ऑफिसर को पता चला 500 करोड़ का टैक्स है आपका, आप भागने वाले हो, तो ऑफिसर क्या करेगा? फटाफट समरी असेसमेंट इशू कर देगा। क्या हो रहा है यहाँ पे? देखो, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू प्रोटेक्ट करने के लिए ऑफिसर के पास जब एविडेंस होना चाहिए, क्या होना चाहिए? एविडेंस होना चाहिए। क्या? कि टैक्सेबल पर्सन की इनकर हुई है लाइबिलिटी टू पे टैक्स, टैक्सेबल पर्सन के इनकर हुई है लाइबिलिटी टू पे टैक्स, पहली बात। एंड द ऑफिसर के पास सफिशिएंट ग्राउंड्स होना चाहिए, क्या बिलीव करने के लिए? कि अगर डिले इन पासिंग असेसमेंट ऑर्डर हुआ, तो इट में एडवर्सली अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, तो अगर जब दो बातें ऑफिसर के को यहाँ पता है तो और उसको लग रहा है कि इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी है, तो वो क्या करेगा? समरी असेसमेंट ऑर्डर पास करेगा। अब देखेंगे डिटेल में, देखो एक एक फटाफट। सेल्फ असेसमेंट मतलब क्या होता है? हर एक रजिस्टर्ड पर्सन करता है अपना खुद का यहाँ पे क्या? टैक्स लाइबिलिटी असेस और फर्निश करता है रिटर्न। ठीक है, हर एक यहाँ पे जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसको क्या करना है? खुद की टैक्स लाइबिलिटी आपको असेस करनी है और आपको रिटर्न फर्निश करना है। वो क्या हो गया? सेल्फ असेसमेंट। सेकेंड इज प्रोविजनल असेसमेंट। आप नहीं डिटरमाइन कर पा रहे हो क्या? या तो वैल्यू या तो रेट या दोनों,
तो उस केस में क्या करोगे, आप यहाँ पे बोलोगे, ऑफिसर को रिक्वेस्ट करोगे कि भाई प्रोविजनल बेसिस पे मैं टैक्स पे करना चाहता हूँ। ऑफिसर आपको अलाउ करेगा प्रोविजनल बेसिस पे टैक्स पे करना है, और आपको क्या बोलेगा, बॉन्ड एग्जीक्यूट करें भाई। क्या एग्जीक्यूट करे, बॉन्ड एग्जीक्यूट करे। ऑफिसर को आपने एप्लीकेशन की, उसके बाद ऑफिसर आपको प्रोविजनल असेसमेंट का ऑर्डर यहाँ पे ऑर्डर कितने दिन में देगा, 90 डेज में देना है ऑफिसर को ऑर्डर। कितने दिन में, 90 डेज कब से, जब से एप्लीकेशन की। आपने एप्लीकेशन कर दी, 90 दिन के अंदर अंदर उसको देना पड़ेगा कि भाई क्या कर लो, यहाँ पे आप प्रोविजनल असेसमेंट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आप ये इतने वैल्यू ले लो, ये रेट ऑफ टैक्स ले लो, आप इतना इतना रेट ऑफ टैक्स के हिसाब से टैक्स पे कर दो। तो ऑफिसर ऑर्डर देगा आपको प्रोविजनल असेसमेंट के 90 डेज ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन में। फाइनल असेसमेंट कब तक करना पड़ेगा ऑफिसर को, फाइनल असेसमेंट को करेगा 6 महीने के अंदर अंदर, 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर। कितने दिन में, 6 मंथ्स के अंदर अंदर उसको फाइनल असेसमेंट करना है। क्या इसमें एक्सटेंशन पॉसिबल है, यस। ज्वाइंट या एडिशनल कमिश्नर और 6 महीने का एक्सटेंशन दे सकते हैं, और 4 इयर्स तक का एक्सटेंशन कमिश्नर दे सकते हैं। मतलब ओरिजिनल फाइनल असेसमेंट आपको कितने दिन में यहाँ पे ऑफिसर को पास करना था, 6 मंथ्स, प्लस एक्सटेंशन मिल जाएगा 6 मंथ्स का, कहाँ पे, ज्वाइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर दे सकता है, प्लस 4 इयर्स का एक्सटेंशन कमिश्नर दे सकता है। तो टोटल 5 इयर्स तक के क्या करना है, फाइनल असेसमेंट ऑर्डर ऑफिसर को पास करना है विद एक्सटेंशन वाला टाइम लिमिट अगर हम देखें तो। ठीक है, 6 मंथ्स प्लस 4 इयर्स का टाइम लिमिट हो जाता है, एक्सटेंडेड टाइम लिमिट अगर अप्लाई हो तो। अब अगर यहाँ पे क्या हुआ, फाइनल असेसमेंट पे पता चला कि जो टैक्स आपने पे किया है वो शॉर्ट था, मतलब आपको टैक्स पे करने का आ रहा था 10 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए, पर आपने प्रोविजनल असेसमेंट के बेसिस पे 8 करोड़ का टैक्स पे किया, 2 करोड़ का शॉर्ट पेमेंट है। तो क्या करना पड़ेगा भाई साहब, पे करें अलोंग विथ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस रेट से लगेगा, 18% से लगेगा भाई, 18% से, 18% पर एनम। कब से लगेगा इंटरेस्ट, फर्स्ट डे आफ्टर द ड्यू डेट। जो भी आपका ड्यू डेट आ रहा था यहाँ पे, जो भी आपका ड्यू डेट आ रहा था पहले, उस डेट के एक दिन बाद से लेके एक्चुअली जब तक पे करते हो, तब तक 18% से गवर्नमेंट आपसे इंटरेस्ट लेगी। ठीक है, जो भी आपका ड्यू डेट आ रहा था उसके एक दिन बाद से लेके नेक्स्ट डे से लेकर के टिल द डेट ऑफ पेमेंट 18% के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। बट अगर क्या हुआ, आपने क्या किया, आपने 12 करोड़ पे कर दिया था, आपने क्या कर दिया था, 12 करोड़ पे कर दिया था, टैक्स आया आपका कितना, 10 करोड़, तो 2 करोड़ का आपका एक्सेस पेमेंट है। तो गवर्नमेंट ने बोली कोई दिक्कत नहीं, हम आपको वापस कर देंगे आपके पैसे, 2 करोड़ आपके वापस कर देंगे, इंटरेस्ट भी देंगे, पर हम देंगे 6% से। हम लेते टाइम लेंगे 18% से, हम देंगे कितने परसेंट से, 6% से, और वो भी हम कब से देंगे, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन टिल द डेट ऑफ पेमेंट। यहाँ पे एप्लीकेशन के 60 दिन के बाद से लेकर के टिल द डेट ऑफ पेमेंट। रिफंड, यहाँ पे क्या बात हो रही है, रिफंड के केस में उन्होंने बोला है हम आपको इंटरेस्ट देंगे 6% के हिसाब से, कब से, 60 डेज खत्म हो जाए, एप्लीकेशन आ गई आपकी, उसके यहाँ पे रिफंड की एप्लीकेशन आ गई, उसके 60 दिन बाद से टिल द डेट ऑफ पेमेंट क्या किया जाएगा, आपको हम यहाँ पे दे देंगे इंटरेस्ट 6% पर एनम से, 6% पर एनम से। तो कभी कभार कैलकुलेशन पे इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स। ये देखा था, देखो हमने फर्स्ट में स्क्रूटनी असेसमेंट सिलेक्टिव बेसिस पे जहां लिया जाता है, स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स, तो इसमें क्या होता है देखेंगे। इन ऑर्डर टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ रिटर्न, क्या पर्पज है, एक्यूरेसी देखना है रिटर्न्स की। ऑफिसर क्या कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है रिटर्न और आपसे एक्सप्लेनेशन मांग सकता है। ठीक है, जिस लोगों ने भी रिटर्न्स वगैरह फर्निश किए, ठीक है, सिलेक्टिव बेसिस पे कुछ 5% लोगों को फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने सिलेक्ट किया तो गवर्नमेंट ऑफिसर क्या करेगा, आपकी यहाँ वेरीफाई करना है उसको एक्यूरेसी ऑफ रिटर्न, तो ऑफिसर क्या करेगा, एग्जामिन करेगा, पूरा आपके रिटर्न को एग्जामिन करेगा, उसको कुछ डाउट रहेंगे तो आपसे एक्सप्लेनेशंस मांगेगा, आपको एक्सप्लेनेशन देने, आपने एक्सप्लेनेशन दी, ऑफिसर को लगा बिल्कुल बरोबर एक्सप्लेनेशन है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, मैटर क्लोज, नो फर्दर एक्शन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन बरोबर है, यहाँ पे एक्सेप्टेबल है, तो फिर उसके बाद में नो फर्दर एक्शन। बट आपने बरोबर एक्सप्लेनेशन नहीं दी है यहाँ पे, तो उस केस में भाई ऑफिसर क्या करेगा, यहाँ पे या कोई करेक्टिव एक्शंस नहीं लिए तो ऑफिसर क्या करेगा, ऑफिसर एक्शन ले सकता है आपके यहाँ अगेंस्ट, ऑडिट करवा सकता है, स्पेशल ऑडिट करवाने बोल सकता है यहाँ पे, या इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर प्रोसीडिंग, जो भी उसको लगता है, जिस केस टू केस बेसिस पे ऑफिसर वो एक्शन लेगा, उसको एक्सेप्टेबल नहीं लगे तो। क्या बात है, स्क्रूटनी पे आया था आपका रिटर्न,
तो आपका स्क्रूटनी किया रिटर्न, ऑफिसर एग्जामिन करेगा, एक्सप्लेनेशन मांगेगा, बरोबर एक्सप्लेनेशन दे दो, बात वहीं खत्म हो जाएगी। एक्सप्लेनेशन आपने प्रॉपर नहीं दिया तो उस केस में क्या होगा कि आपका ऑफिसर क्या कर सकता है, कोई भी चीजें यहाँ पे इन्वोक कर सकता है भाई, मतलब वो ऑडिट कर सकता है, ऑडिट करवा सकता है, स्पेशल ऑडिट, इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर, यहाँ जो भी उसको ठीक लगता है वो यहाँ पे कर सकता है, या प्रोसीडिंग फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स, जो भी उसको सही लगता है वो करेगा। नेक्स्ट क्या है, असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न। मतलब क्या भाई, रजिस्टर्ड पर्सनों पर रिटर्न फाइल नहीं किया, रजिस्टर्ड पर्सनों रिटर्न फाइल नहीं किया, ठीक है, तो जब आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो क्या होता है, आपको एक नोटिस आती है, नोटिस आई 46 में, फिर भी रिटर्न फर्निश नहीं किया, तो ऑफिसर क्या कर सकता है, असेसमेंट ही कर सकता है भाई, असेसमेंट ही कर सकता है। सो अगर आपने रिटर्न फर्निश नहीं किया, आपको नोटिस सर्व करी, उसके बाद भी आपने रिटर्न फर्निश नहीं किया, तो ऑफिसर क्या करेगा, आपकी टैक्स लायबिलिटी असेस करेगा, असेसमेंट ऑर्डर पास करेगा, कितने दिन में, 5 years from the date specified under section 44 for furnishing of annual return, मतलब 5 years from the due date of furnishing annual return। आपकी फॉर एग्जांपल यहाँ पे 23-24 की बात करते हैं, 23-24 का ड्यू डेट क्या होता है एनुअल रिटर्न फर्निश करने का, सेक्शन 44 में दिया हुआ है भाई, 31 दिसंबर होगा, 31 दिसंबर 24 होगा यहाँ पे, ठीक है। इस केस में +5 years के अंदर अंदर क्या करना है, ऑफिसर को आपको असेसमेंट ऑर्डर पास करके देना है, 31 दिसंबर 29 तक के क्या हो जाना चाहिए, असेसमेंट ऑर्डर पास हो जाना चाहिए नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न का, नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न का। अब ऑफिसर ने जैसे ही ऑर्डर फर्निश किया, जैसे ही यहाँ पे ऑफिसर ने क्या किया, ऑर्डर पास किया, ऑर्डर पास किया और आपने क्या कर दिया भाई, आपने रिटर्न फर्निश कर दिया, ऑफिसर ने ऑर्डर दिया, आपने रिटर्न फर्निश कर दिया, तो फिर क्या हो जाएगा, ऑफिसर का यहाँ पे जो ऑर्डर है वो विड्रॉ कर लेगा, विड्रॉल ऑफ असेसमेंट ऑर्डर हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या है, रजिस्टर्ड पर्सन फर्निश कर लेता है रिटर्न कितने दिन में, 60 डेज में, जब भी उसको यहाँ पे सर्विस हुआ असेसमेंट ऑर्डर, और असेसमेंट ऑर्डर सर्विस हुआ उसके 60 डेज के अंदर अंदर यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन ने क्या किया, वैलिड रिटर्न फर्निश कर लिया, मैम वैलिड रिटर्न फर्निश कर लिया, तो उस केस में डेफिनेटली उसने जितने भी पीरियड है उसका क्या किया, इंटरेस्ट पे किया एट द रेट ऑफ 18% पर एनम, लेट फीस भी पे किया 100 रुपीज पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 5000 रुपीज, वो जो है वो उसने फर्निश किया, वो उसने पे किया, और उसके साथ में क्या कर दिया भाई, अपना रिटर्न भी फर्निश कर दिया, रिटर्न भी फर्निश कर दिया, तो विड्रॉ हो जाएगा, जो असेसमेंट ऑर्डर है वो विड्रॉ हो जाएगा, विड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो 5000 है, आपको याद है सेक्शन 47 में पढ़ी थी हमने, लेट फीस, इट इज अंडर सीजीएसटी एक्ट, सिमिलर अमाउंट अंडर एसजीएसटी एक्ट भी है, ठीक है। अब रजिस्टर्ड पर्सन ने 60 डेज में तो रिटर्न फर्निश नहीं किया, असेसमेंट ऑर्डर आने के बाद 60 डेज में तो रिटर्न फर्निश नहीं किया, बट उसके आगे के जो फर्दर पीरियड 60 डेज है उसमें फर्निश कर दिया, उसमें फर्निश कर दिया, एडिशनल लेट फीस का पेमेंट लगता है उसके, इसमें 100 रुपीज ईच डे, 100 रुपीज ईच डे उसने क्या किया, वो भी पे कर दिया, 100 रुपए एक्स्ट्रा जो लग रहा है वो भी उसने पे कर दिया पर डे यहाँ पे बियॉन्ड 60 डेज, और उसने यहाँ पे रिटर्न फर्निश कर दिया इस एक्सटेंडेड पीरियड में, तो भी क्या मान लिया जाएगा, असेसमेंट ऑर्डर विल बी डीम्ड टू बी विड्रॉन, असेसमेंट ऑर्डर विल बी डीम्ड टू बी विड्रॉन, बट ये एक्सटेंडेड पीरियड में भी इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम लगेगा, और जो लेट फीस है 100 रुपीज पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 5000 वो भी लगेगी, वो भी लगेगी। इसके अलावा एडिशनल लेट फीस 100 रुपए पर डे की भी लगेगी, पर डे की भी लगेगी, बट अगर इस पीरियड में भी उसने फर्निश कर दिया तो क्या हो जाएगा, उसका असेसमेंट ऑर्डर विड्रॉ हो सकता है, यहाँ पे असेसमेंट ऑर्डर का विड्रॉल हो जाएगा। नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न के केस में असेसमेंट ऑर्डर विड्रॉ कब कब होगा, पहले 60 डेज, फर्स्ट 60 डेज में अगर आपने यहाँ रिटर्न फर्निश कर दिया फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ असेसमेंट ऑर्डर, तो आपका असेसमेंट ऑर्डर विड्रॉ हो जाएगा, बट आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 18% पर एनम, और आपको क्या करना पड़ेगा, लेट फीस भी पे करना पड़ेगा 100 रुपीज पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 5000 रुपीज, और उसके अलावा उसके आगे के एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ 60 डेज में भी अगर आपने फर्निश कर दिया रिटर्न, एडिशनल लेट फीस 100 रुपए की पर डे पे करी, उसके अलावा इंटरेस्ट 18% पर एनम तो पे कर ही रहे हो, 100 रुपीज पर डे, लेट फीस सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 5000 भी पे कर रहे हो, अगर ये भी आपने कर दिया क्या, एक्सटेंडेड पीरियड में एडिशनल फीस का पेमेंट और वैलिड रिटर्न फर्निश कर दिया, तो भी असेसमेंट ऑर्डर विड्रॉ हो जाएगा, असेसमेंट ऑर्डर क्या हो जाएगा भाई, विड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। ये किसकी बात हुई, असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न, नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न, इनके लिए एक एसओपी भी आई है, लास्ट में जो पेज में आएंगे पहले एसओपी देख लेते हैं। इनके केस में अब भाई बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे इंडिया में जो रजिस्टर्ड पर्सन है जो कि रिटर्न फर्निश करते हैं, बहुत सारे लोग रिटर्न फर्निश नहीं कर पाते, तो उस केस में गवर्नमेंट ने ऐसे सिंपल एक सबके लिए एसओपी बना दी है। क्या एसओपी यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी के लिए क्या कर रही है, एसओपी बनाई है, वो देखेंगे। जैसे ही आपका यहाँ पे ड्यू डेट हुआ, उसके बाद जिसने भी क्या यहाँ पे ड्यू डेट होने के पहले ही, सबसे पहले तो ड्यू डेट होने के पहले ही आपको याद दिलाते हैं, सिस्टम जनरेटेड मैसेज आता है सारे रजिस्टर्ड पर्सन को ड्यू डेट के 3 दिन पहले, भाई रिटर्न फर्निश कर दो। रिटर्न फर्निश करने के लिए क्या आ जाता है, सबसे पहले मैसेज आ जाता है, उसके बाद में
ड्यू डेट हो गई, उसके बाद में जिसने रिटर्न फर्निश नहीं किया, सारे डिफॉल्टर्स जिनने रिटर्न फर्निश नहीं किया, उनको एक सिस्टम जनरेटेड मेल या मैसेज जाएगा कि भाई आपने रिटर्न फर्निश नहीं किया है और आप रिटर्न फर्निश कर दो। मेल और मैसेज किसको जाएगा? ऑथराइज सिग्नेटरी को, पार्टनर को, प्रोप्राइटर को, डायरेक्टर को, कर्ता को, इनको जाएगा कि भाई आपने रिटर्न फर्निश नहीं किया, रिटर्न फर्निश कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे ड्यू डेट हो गई, उसके 5 दिन भी हो गए। ठीक है, पहले सिस्टम जनरेटेड मेल और मैसेज तो भेज ही दिया, ड्यू डेट होते ही सिस्टम जनरेटेड मेल और मैसेज तो भेज दिया। अब ड्यू डेट के बाद 5 दिन हो गए, अभी भी आपने रिटर्न फर्निश नहीं किया, नोटिस जाएगी अंडर सेक्शन 46 जिन लोगों ने भी रिटर्न फर्निश नहीं किया उनको कि भाई आप रिटर्न फर्निश कर दे 15 दिन में। नेक्स्ट 15 दिन में आप क्या कर दे? रिटर्न फर्निश कर दे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में रिटर्न फाइल नहीं किया, नेक्स्ट 15 दिन में भी यहाँ पे रिटर्न फर्निश नहीं किया, तो फिर ऑफिसर क्या करेगा भाई? ऑफिसर असेसमेंट ही कर सकता है, हमने पढ़ा है। ठीक है, असेसमेंट करेगा यहाँ पे टैक्स लाइबिलिटी का, यहाँ पे टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट, यहाँ पे सारे मटेरियल वगैरह जो भी अवेलेबल है उनके बेसिस पे क्या करेगा? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करेगा यहाँ पे नॉन फाइलर का, जो भी इंफॉर्मेशन होगी या जो उसने गैदर किया, और वो क्या करेगा? असेसमेंट ऑर्डर यहाँ पे इश्यू करेगा। समरी ऑफ असेसमेंट ऑर्डर उसको क्या करना पड़ेगा भाई? कॉमन पोर्टल पे अपलोड कर देगा, कॉमन पोर्टल पे अपलोड कर देगा। यहाँ पे जब वो टैक्स लाइबिलिटी असेस करेगा, यहाँ पे ये जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी असेस कर रहा है, तो उस टाइम पे उसको क्या क्या चीजें यहाँ पे शुड टेक इनटू अकाउंट? जो भी आउटवर्ड सप्लाई है आपके, जो भी आउटवर्ड सप्लाई आपने GSTR 1 में आप आउटवर्ड सप्लाई बताते हो, वो उसको ले लेने। उसके बाद आपका 2A से जो भी इनवर्ड सप्लाईज आपके यहाँ ऑटो पॉपुलेट हुए वो उसको ले लेने। ई-वे बिल से जो इन्फॉर्मेशन है वो ले लेना, या जो भी इन्फॉर्मेशन उसको अवेलेबल हो रही है किसी भी सोर्स से वो उसको ले लेना। इंस्पेक्शन वगैरह अगर उसने किया किसी भी सोर्स से, जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो रही है उसको ले लेना है। अब डिफॉल्टर ने फर्निश कर दिया रिटर्न कितने दिन में? 60 डेज ऑफ सर्विस ऑफ असेसमेंट ऑर्डर, तो क्या हो जाएगा भाई? विड्रॉ हो जाएगा आपका। असेसमेंट ऑर्डर विल बी डीम्ड टू बी विड्रॉन। क्या कर दिया? रिटर्न फर्निश कर दिया यार 60 दिन के अंदर अंदर, 60 दिन के अंदर अंदर रिटर्न फर्निश कर दिया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? आपका असेसमेंट ऑर्डर विल बी डीम्ड टू बी विड्रॉन। ठीक है, 60 दिन में नहीं किया और उसके एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ 60 डेज में कर दिया, और एडिशनल लेट फीस और वो सब कुछ पे कर दिया इंटरेस्ट पे, और यहाँ पे जो भी आपकी लेट फीस है, तो भी क्या हो जाएगा भाई? आपका असेसमेंट ऑर्डर विल बी डीम्ड टू बी विड्रॉन। तो अब क्या है यहाँ पे? 60 डेज प्लस 60 डेज हो गया, एक्सटेंडेड पीरियड भी आपको दिया गया है 60 डेज का। ठीक है, उसमें एडिशनल लेट फीस लगती है। इफ द सेट रिटर्न रिमेन्स अनफर्निश्ड, यहाँ पे अगर यहाँ पे आपका रिटर्न आपका अनफर्निश्ड है, यहाँ पे जो भी आपको टाइम दिया गया था, यहाँ पे 60 डेज कर लो, अब 60 डेज हो गया, सो आपका रिटर्न अनफर्निश्ड है, जो आपको टाइम दिया हुआ है अब 60 डेज प्लस 60 डेज में भी, तो उस केस में क्या होगा? ऑफिसर आपका क्या करेगा? यहाँ पे प्रोसीडिंग स्टार्ट करेगा, रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट करेगा। अभी वो आपने 120 दिन भी खत्म हो गए, उसके बाद भी आपने रिटर्न फर्निश नहीं किया, तो ऑफिसर क्या करेगा? आपकी रिकवरी प्रोसीडिंग्स यहाँ पे करेगा। उसको लगेगा तो वो प्रोविजनल अटैचमेंट भी कर सकता है आपकी प्रॉपर्टी का, आपका क्या कर सकता है? प्रोविजनल अटैचमेंट भी कर सकता है। और ऑफिसर को ऐसा लगता है कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है तो वो रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर सकता है, जो सेक्शन 29 में प्रोविजंस दी है उसके हिसाब से आपके रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर सकता है। तो ये क्या है? ये SOP CBIC ने गाइडलाइंस इशू करी, क्योंकि इतने सारे लोग हैं जो रिटर्न वगैरह फर्निश नहीं करते, तो सबके केस में ऑफिसर अलग अलग एक्शन ना ले, सबके केस में एकदम स्टैंडर्ड यहाँ पे प्रोसीजर बता दिए। इसी प्रोसीजर के बेसिस पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा भाई? यहाँ पे एक्शन लिया जाएगा। अब इसके बाद में असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन, मतलब आपने रजिस्ट्रेशन ही नहीं लिया, 50 करोड़ का टर्नओवर है, रजिस्ट्रेशन ही नहीं लिया, रजिस्ट्रेशन ही नहीं लिया, तो क्या ऑफिसर आपका असेसमेंट कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता भाई साहब, बिल्कुल करना ही चाहिए। तो असेसमेंट हो सकता है किसका? अनरजिस्टर्ड पर्सन का, मतलब जो टैक्सेबल पर्सन है भाई, इसकी लाइबिलिटी आती है टैक्स पे करने की, बट इसने रजिस्ट्रेशन ही नहीं लिया है, इसने रजिस्ट्रेशन ही नहीं लिया, या जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया, जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया। सो ऑफिसर क्या करेगा भाई? असेसमेंट उसका कर सकता है। यहाँ पे कितना टाइम लिमिट है ऑफिसर के पास असेसमेंट करने का? 5 इयर्स का, 5 इयर्स का फ्रॉम द डेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 44 फॉर फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। ठीक है, तो जब भी उसकी टैक्स लाइबिलिटी है, उसका जो भी एनुअल रिटर्न का डेट आता है जिस साल की भी, उससे 5 इयर्स, उससे 5 इयर्स के अंदर अंदर क्या कर देना? असेसमेंट कर देना। तो आपकी अगर 23-24 की लाइबिलिटी है, सो यहाँ पे इसका एनुअल रिटर्न का डेट जैसे कि क्या होता है 31 दिसंबर 24, तो यहाँ से 5 इयर्स 31 दिसंबर 29 तक की क्या कर देगा? ऑफिसर असेसमेंट कर सकता है, असेसमेंट कर सकता है। किसका? अनरजिस्टर्ड पर्सन का, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है या जिनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया, तो ऑफिसर के पास पावर है, उनका भी ऑफिसर असेसमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? समरी असेसमेंट इन सर्टेन स्पेशल केसेस। क्या हुआ? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ऑफिसर को एविडेंस है कि आपने टैक्स लाइबिलिटी इनकर की, और ऑफिसर के पास रीजन टू बिलीव है कि भाई अगर लेट कर दिया असेसमेंट ऑर्डर पास करने में तो क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू एडवर्सली अफेक्ट हो जाएगा। तो ऑफिसर क्या करेगा? फटाफट एक समरी असेसमेंट बना देगा, छोटा सा असेसमेंट बना के दे देगा, पूरे असेसमेंट ऑर्डर के चक्कर में नहीं पड़ेगा। सो
ऑफिसर क्या करेगा, इश्यू करेगा असेसमेंट ऑर्डर, आप पे टैक्स लायबिलिटी इंपोज करेगा, किस बेसिस पे, जो उसके पास एविडेंस है जो शो कर रहा है टैक्स लायबिलिटी, उसके बेसिस पे। जिस अगर यहाँ पे अब वो पर्सन ही नहीं मिल रहा है जिसकी लायबिलिटी टैक्स लायबिलिटी आ रही है, फॉर एग्जांपल क्या हो रहा है कि यहाँ पे गुड्स लेकर कोई कन्वेंस जा रहा है, पता ही नहीं किसके गुड्स है, तो फिर क्या है, जो पर्सन इंचार्ज ऑफ गुड्स है उसको ही असेस किया जाएगा, जो पर्सन इंचार्ज ऑफ गुड्स जो ड्राइवर है उसी को असेस किया जाएगा। अब क्या हुआ, ऑफिसर ने ऑर्डर पास कर दिया, हो गया वो एरोनियस, या तो वो हो गया एरोनियस तो ऑफिसर क्या कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है यहाँ पे अपना असेसमेंट ऑर्डर, विड्रॉ कर सकता है यहाँ पे, और प्रोसीजर फॉलो करेगा 73 74 की। या क्या हुआ, ऑफिसर ने असेसमेंट ऑर्डर तो पास किया, समरी असेसमेंट ऑर्डर पास किया, पर यहाँ पे जो पर्सन है, टैक्सेबल पर्सन है, उसने एप्लीकेशन की कि भाई आप विड्रॉ करो, तो विड्रॉ हो सकता है। सो समरी असेसमेंट ऑर्डर कैन बी विड्रॉन ऑन एप्लीकेशन बाय टैक्सेबल पर्सन विद इन 30 days ऑफ रिसीट ऑफ ऑर्डर, विद इन 30 days ऑफ रिसीट ऑफ ऑर्डर। क्या है, विड्रॉल ऑफ समरी असेसमेंट ऑर्डर पॉसिबल है क्या, यस, दो केसेस में, अगर ऑफिसर ने एरोनियस ऑर्डर पास कर लिया है तो, या जो टैक्सेबल पर्सन है वो एप्लीकेशन कर रहा है कितने दिन में, विद इन 30 days ऑफ रिसीट ऑफ ऑर्डर में वो एप्लीकेशन कर रहा है। अब ये आईसीआई का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, क्या विड्रॉल ऑफ असेसमेंट ऑर्डर्स किस केसेस में पॉसिबल है, तो पहला केस तो कौन सा है, ये नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न के केस में विड्रॉल ऑफ असेसमेंट ऑर्डर पॉसिबल है, 60 days प्लस 60 days वाला प्रोविजन लिख देना है अपने को, ठीक है, नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न के केस में। और सेकंड आपका यहाँ पे विड्रॉल कब पॉसिबल है, समरी असेसमेंट के केस में। समरी असेसमेंट के केस में भी दो सिचुएशंस है जब विड्रॉल ऑफ असेसमेंट ऑर्डर हो सकता है, तो 2-3 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ भी है कि किन केसेस में विड्रॉल ऑफ असेसमेंट ऑर्डर हो सकता है, तो नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न के केस में हो सकता है, और कब हो सकता है, समरी असेसमेंट के केस में भी क्या हो सकता है, विड्रॉ किया जा सकता है असेसमेंट ऑर्डर, ठीक है। सो ये हुआ, आगे आएंगे। नेक्स्ट ऑडिट की बात करेंगे। ऑडिट कौन करता है भाई, मैम टैक्स अथॉरिटीज भी करती है ऑडिट यहाँ पे, या फिर स्पेशल ऑडिट सीएसीएमए भी करता है, उसमें केस में कौन होता है, यहाँ पे ऑफिसर आपको कमिश्नर अपॉइंट करता है। सो पहले टैक्स अथॉरिटीज की बात करते हैं। टैक्स अथॉरिटीज हमने देखा होगा, डिपार्टमेंट वाले ऑडिट करने आते हैं, आप सबने देखा ही होगा प्रैक्टिकली। सो कमिश्नर या कोई भी ऑफिसर जिसने ऑथराइज किया कमिश्नर ने, वो क्या कर सकता है, ऑडिट कर सकता है। ऑडिट कर सकता है कहाँ पे कर सकता है भाई, आपके ऑफिस में भी कर सकता है, आपके प्लेस ऑफ बिजनेस में भी कर सकते हैं, अपने ऑफिस में भी कर सकते हैं। 15 दिन पहले आपको बताते हैं कि हम ऑडिट करने वाले हैं, क्यों, आपको टाइम देते हैं ना, आप लोग प्रिपरेशन कर लोगे, ऑडिट के डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ प्रिपेयर वगैरह कर लो। सो आपको एटलीस्ट 15 days प्रायर नोटिस दी जाती है। कितने दिन में उनको ऑडिट कंप्लीट करना है, यहाँ पे 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ कंडक्ट ऑफ ऑडिट। कंडक्ट ऑफ ऑडिट से यहाँ पे आपको उनको खत्म करना है कितने दिन के अंदर अंदर, 3 months के अंदर अंदर। एक्सटेंशन मिल सकता है क्या उनको, यस, नॉट एक्सीडिंग 6 months, नॉट एक्सीडिंग 6 months का एक्सटेंशन भी है। जब ऑडिट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद क्या करेंगे, रजिस्टर्ड पर्सन को बता देंगे कि भाई क्या क्या फाइंडिंग्स है, और यहाँ पे वो सब चीजें बता देंगे। अगर टैक्स का डिमांड आता है तो वो टैक्स का डिमांड बता देंगे, 73 74 के हिसाब से प्रोसीड किया जाएगा। व्हाट डू मीन बाय कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट। कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट क्या होता है। सो कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट होता है कि भाई लेटर ऑफ रिकॉर्ड्स अकाउंट्स जब भी आपने यहाँ पे अवेलेबल कराया ऑडिट की अथॉरिटी को, किसकी बात हो रही है भाई, आपने जब भी अकाउंट्स रिकॉर्ड्स अवेलेबल कराया ऑडिट अथॉरिटी को, या एक्चुअली उन्होंने ऑडिट किया उनके प्लेस ऑफ बिजनेस पे, विच एवर इज लेटर, क्या होता है, कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट होता है, कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट होता है, ठीक है। सो यहाँ पे 3 months फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट उनको क्या करना है, ऑडिट कंप्लीट करना है। सो व्हाट डू यू मीन बाय कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट, जब भी रिकॉर्ड्स और मटेरियल अकाउंट्स जो है वो अवेलेबल कराया ऑडिट अथॉरिटी को, आपने जब भी रिकॉर्ड्स अवेलेबल करवाए, या एक्चुअली ऑडिट यहाँ पे स्टार्ट हुआ, विच एवर इज लेटर क्या है आपका, कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट है, कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल ऑडिट। स्पेशल ऑडिट के लिए क्या होता है, सीएसीएमए को कमिश्नर यहाँ पे अपॉइंट कर सकता है, अगर उनको ऐसा लगता है, कभी स्क्रूटनी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो उस बीच उनको लगता है कि यार ये स्पेशल ऑडिट करवाना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, वो नॉमिनेट करेंगे सीए को या सीएमए को। यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर को क्या लग रहा है कि वैल्यू बरोबर डिटरमाइन नहीं की है, या क्रेडिट प्रॉपर नॉर्मल अवेल नहीं किया है नॉर्मल लिमिट्स में, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, वो सीए या सीएमए को अपॉइंट कर सकते हैं। कब, जब उनको लग रहा है वैल्यू बराबर डिक्लेयर नहीं किए, या जो क्रेडिट है वो नॉर्मल लिमिट्स में नहीं लग रहा है, तो वो सीए या सीएमए को अपॉइंट कर सकते हैं। ऑडिट कितने दिन में कंप्लीट करना है, 90 days में। फर्दर एक्सटेंशन मिल सकता है 90 days का यहाँ पे, ठीक है। ये ऑडिट होगा, इवन इफ आपका ऑलरेडी ऑडिट हो गया तो भी ये ऑडिट हो सकता है यहाँ पे, और अगर आपका डिमांड ऑफ टैक्स आता है तो 73 74 के हिसाब से प्रोसीडिंग्स होगी, ठीक है। तो ये क्या प्रोविजन थे स्पेशल ऑडिट के, और यहाँ पे ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज के देखे। इसके अलावा 2 सिग्निफिकेंट नोटिफिकेशन सर्कुलर है बेटा इस चैप्टर में, क्या कि ऑडिट जो टैक्स अथॉरिटीज करती है वो या तो पूरे साल का भी कर सकती है, पार्ट ऑफ द ईयर का भी कर सकती है, मल्टीपल पार्ट का भी कर सकती है, ठीक है। तो कोई भी पार्ट का कर सकती है, आप ये नहीं बोल सकते कि पूरे साल का ही कर सकते हो, नहीं, ऑडिट वो कैसे भी कर सकती है, ये क्लैरिफाई किया गवर्नमेंट ने। और
जो समरी असेसमेंट ऑर्डर है, जो अलग अलग असेसमेंट ऑर्डर आपके ऑफिसर यहाँ पे क्या कर रहा है, पास कर रहा है, वो क्या करेगा, अपलोड करेगा कहाँ, कॉमन पोर्टल में, प्रिस्क्राइब फॉर्म में उसको अपलोड करना है, उसको अपलोड करना है, ठीक है। तो ये सब क्या है, डिफरेंट काइंड ऑफ असेसमेंट्स है। तो इन शॉर्ट इस चैप्टर में हमने पढ़ा क्या, अलग अलग टाइप ऑफ असेसमेंट देखे और ऑडिट देखे। ऑफिसर डिपार्टमेंट वाले जो असेसमेंट कर सकते हैं वो हमने यहाँ पे अलग अलग तरीके के देखे। और क्या है, सेक्शन 59 पढ़ा मैम, सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट मतलब आप खुद आपकी टैक्स लायबिलिटी असेस कर रहे हो। उसके बाद सेक्शन 60 पढ़ा, प्रोविजनल असेसमेंट, वैल्यू नहीं पता यहाँ पे, या क्या हो रहा है यहाँ पे, रेट ऑफ टैक्स नहीं पता यहाँ पे, तो आप क्या कर सकते हो, यू आर अनेबल टू डिटरमाइन वैल्यू या रेट ऑफ टैक्स, तो आप ऑफिसर को रिक्वेस्ट कर सकते हो प्रोविजनल असेसमेंट के लिए। फिर सेक्शन 61 पढ़ा, स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स। यहाँ पे क्या होगा, कुछ सिलेक्टेड लोगों के रिटर्न्स को क्या की जाएगी, स्क्रूटनी की जाएगी उनकी। यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेनेशन बरोबर दे दिया, ऑफिसर सेटिस्फाइड है तो नो एक्शन, अदरवाइज क्या हो सकता है, ऑफिसर क्या कर सकता है भाई, आपका असेसमेंट कर सकता है, ऑडिट कर सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है यहाँ पे, ठीक है, डायरेक्ट कर सकता है स्पेशल ऑडिट के लिए। उसके बाद सेक्शन 62 पढ़ा था, क्या क्या, असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न। रजिस्टर्ड पर्सन हो पर नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न हो, रिटर्न फाइल नहीं किया तो उस केस में क्या प्रोविजंस होंगे, इंपॉर्टेंट सेक्शन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सेक्शन 62 असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करता है ऑफिसर 5 साल के अंदर अंदर। सेक्शन 63 उसके बाद बड़ा, असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन। अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, आपको रजिस्ट्रेशन ही नहीं लिया है या आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, तो ऑफिसर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कहां करता है, सेक्शन 63 के अंडर करता है। उसके बाद सेक्शन 64 पढ़ा क्या, समरी असेसमेंट। कब, स्पेशल केसेस में ऑफिसर के पास एविडेंस है, टैक्स लायबिलिटी भाई साहब आपने इनकर किया है और डिले कर दिया उसने असेसमेंट ऑर्डर वगैरह पास करने में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एडवर्सली अफेक्ट हो जाएगा इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, तो सेक्शन 64 में क्या कर देगा, समरी असेसमेंट फटाफट इश्यू कर देगा। और ये दो चीजें हैं, सेक्शन 62 क्या, असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न, और सेक्शन 64 समरी असेसमेंट। इन दोनों केसेस में विड्रॉ हो सकते हैं आपके असेसमेंट ऑर्डर। हमने पढ़े इसके डिटेल प्रोविजन, एग्जाम में बहुत फेवरेट क्वेश्चन है आईसीआई का, आए तो लिख देना है डिटेल प्रोविजन। उसके बाद में सेक्शन 65 ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज, टैक्स अथॉरिटीज कब ऑडिट करती है, और सेक्शन 66 स्पेशल ऑडिट के प्रोविजंस दिए हुए हैं, ठीक है, सीएसीए में जहां पे स्पेशल ऑडिट करते हैं, ठीक है। सो इसमें 62 और 64 भी याद रखोगे सेक्शन नंबर्स, तो काफी होगा। यही इन शॉर्ट हमने इस चैप्टर में पढ़ा। इस चैप्टर में बड़े सिंपल सिंपल शॉर्ट नोट्स आते हैं, आपको कभी भी शॉर्ट नोट्स आए मार्क्स छोड़ना नहीं। यहाँ पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कभी कभार आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ पे विड्रॉल ऑफ असेसमेंट ऑर्डर पे क्वेश्चन आ सकता है, जो भी हमने पढ़ा उनमें से ही किसी पॉइंट पे क्वेश्चन आएगा। सो हमको क्या करना है, इसके मार्क्स कभी नहीं छोड़ने हैं। बड़ा सिंपल सा चैप्टर था असेसमेंट एंड ऑडिट, एंड विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर फॉर दिस चैप्टर। बेटा थैंक यू फॉर नाउ एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।